वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। हमारी चल रही थी हिंदी साहित्य में यूनिट 4 है हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि पे। वैचारिक पृष्ठभूमि यानी कि विचारों के आधार पर, समझ के आधार पर जो चीजें साहित्य में लिखी गई है, साहित्य में हमारे सामने प्रकट हुई है, उनके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। जिसमें हिंदी का नवजागरण, वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है, दलित विमर्श क्या है, स्त्री विमर्श क्या है, तो वो चीजें जो विमर्श पे आधारित है, विमर्श पे यानी कि हमारी समझ पे आधारित है, बातचीत करने पे आधारित है, जिससे हम एक नई पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, जिससे हम नई सोच का निर्माण करते हैं, नई तरीके के परिवर्तन लाते हैं, विचारों में लाते हैं, सामाजिक स्तर पर लाते हैं, साहित्य में लाते हैं, तो वो एक वैचारिक पृष्ठभूमि हमारी बनाते हैं। ठीक है। यूनिट 4 में एक यूनिट लगी हुई है हमारे दलित विमर्श की। ठीक है। दलित विमर्श क्या है? दलित विमर्श क्या है कि जो महत्वपूर्ण रूप से जो निचले तबके के लोग हैं, निचले तबके से कि समाज में जिनको निम्न जाति का माना गया है, निम्न कोटि का माना गया है, उनका जो शोषण हुआ है, उनको जो बिल्कुल हाशिए पे रखा गया है, कि समाज में उनकी मूलभूत जो जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही। शिक्षा, स्वास्थ्य, एक सुखद जीवन जी पाए, ऐसी भी स्थितियां उनके समक्ष नहीं है। तो एक संपूर्ण समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसमें दलित लोग आते हैं, जिसमें निम्न जाति के लोग आते हैं। निम्न जाति से तात्पर्य है, निम्न जाति से मेरा ये तात्पर्य है कि जिन्हें समाज की मुख्य धारा से काटा गया है, जिनको सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर अपने से नीचे माना गया है, यानी कि ब्राह्मणों से नीचे माना गया है, उच्च कोटि के लोगों से नीचे माना गया है, उनको तुच्छ माना गया है, अछूत माना गया है। ठीक है। तो हम दलित विमर्श उन सबके संदर्भ में ही लेते चलेंगे। अगर इसके लिए विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर किसी की भावनाएं आहत हो तो उसके लिए अभी से मैं क्षमा मांगती हूँ। किसी की भावनाओं को आहत करने का, किसी का जाति विशेष रूप से उस पर टीका टिप्पणी करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ एक विमर्श है, सिलेबस में लगा हुआ एक टॉपिक है दलित विमर्श। तो दलित विमर्श को हम हमारे अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि साहित्य में दलित विमर्श की आवश्यकता क्यों पड़ी, दलित विमर्श क्यों आया। समाज में तो था ही, समाज का तो एक कहते हैं ना, बहुत समाज की बहुत गंदी बीमारी के रूप में ये है, बहुत बुरी बीमारी के रूप में है, जो सदियों से चली आ रही है और अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। संविधान में इसके लिए कहते हैं नियम बन गए हैं कि आप किसी भी इंसान को अछूत नहीं कह सकते, उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, उसको नीचा महसूस नहीं करवा सकते, कमतर महसूस नहीं करवा सकते। लेकिन जो संविधान अपने नियमों पे चलता है, राष्ट्र अपने नियमों पे चलता है, कानून के अपने नियम है, लेकिन समाज की जो मानसिकता होती है, समाज में जो लोग रहते हैं, उनकी जो मानसिकता है परंपरा के आधार पर, वो इसके जस्ट विपरीत है। आप संविधान में जो नियम लागू हुआ है वो समाज माने ना माने वो एक अलग बात है। मतलब समाज मानेगा पर कानून के डर से, सजा के डर से, कि ठीक है सजा हो जाएगी, जेल वेल हो जाएगी, केस वेस हो जाएंगी, उस तरीके से जरूर मान सकता है। लेकिन आप सोचो कि किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए इसको पढ़ने के बाद, ये थोड़ी सी चीजें, इन सब चीजों में सुधार आने में अभी समय लगेगा। तो हम पढ़ेंगे दलित विमर्श। तो दलित विमर्श क्या है, कहाँ से इसकी अवधारणा आई है, साहित्य में इसको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, वो सारी चीजें आज हम इसमें देखते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं दलित विमर्श। शुरू करते हैं दलित विमर्श। ठीक है। दलित विमर्श आज के युग का एक ज्वलंत मुद्दा है। बिल्कुल भारतीय साहित्य में इसकी मुखर अभिव्यक्ति हो रही है, बिल्कुल यही बात है। मुखर अभिव्यक्ति की पहले लोग इस बारे में बात ही नहीं करते थे, अब कम से कम बात करते हैं, अब कम से कम इसके बारे में साहित्य लिखा जाता है, समाज में बातें आती हैं, स्पष्ट रूप से समाज के समक्ष ये चीजें खड़ी होती हैं। दलित साहित्य को लेकर कई लेखक संगठन भी बन चुके हैं, बिल्कुल, और आज ये एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। बिल्कुल। अब देखो, ये भाषा, ये ऐसी चीज है, ये ऐसा विषय है, ऐसा विमर्श है जिसके बारे में आप एक बार पढ़ेंगे तो पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। पर उसके साथ साथ हमें पढ़ने के साथ साथ समझना भी, और समझने के साथ साथ एक विश्लेषणात्मक जो क्षमता होती है, जो समझ आधारित जो जो सोच होती है, हम उसको भी विकसित करेंगे। क्योंकि इसका दृष्टिकोण क्या होगा कि एक चीज को समझेंगे तो हम समाज की और बुराइयों, समाज की और कमियों, समाज में और फैली हुई गलत चीजों को भी देख पाएंगे कि नहीं ये भी गलत है। तो उससे क्या होगा कि एक स्वस्थ मन का और स्वस्थ मानसिकता का विकास होगा, कि हमें साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते, साहित्य के कहते हैं ना गंभीर विद्यार्थी होने के नाते हमें समझ होनी चाहिए कि हमारे समाज में क्या चल रहा है,
जो साहित्य में प्रकट हो रहा है, और साहित्य में ऐसी क्या चीज है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। तो उन दोनों चीजों का आप ध्यान रखेंगे। स्वाभाविक रूप से साहित्य, समाज और राजनीति पर इसका व्यापक असर पड़ा है। बिल्कुल। दलित शब्द का अर्थ है जिसका दलन हुआ है, दमन हुआ है। दमन यानी कि जिसको दबाया गया है, जिसको प्रेशराइज किया गया है कि उसको विकसित होने की, उसका विकास करने की उनके पास ज्यादा आजादी नहीं थी, या फिर कि उसका शोषण किया गया है, उसको कभी मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में आने ही नहीं दिया वो चीज। दलित लेखक कमल भारती लिखते हैं कि दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया है। अस्पृश्यता यानी कि जिसे छूने से लोग डरे, जिससे छूने से डरा जाए, यानी कि आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते। अस्पृश्यता का नियम लागू होता है कि किसी भी, जैसे किसी जाति समुदाय है, जाति समुदाय के किसी विशेष जाति समुदाय के लोगों को आप छूते नहीं है। अगर आप छू लेते हैं या हम छू लेते हैं तो हम जाके स्नान करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, या फिर कुछ दिनों तक एक अपने नियम कायदे लगाते हैं कि भाई ये चीज, इसको, ये आदमी इसको छू के आया है या ये इंसान इसको छू के आया है, तो अब इसको थोड़ा सा दूर रखते हैं, स्नान इत्यादि करो, पवित्र हो जाओ, शुचिता का ध्यान रखो, इस तरीके की चीजें। तो दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया है, जिसे कठोर और गंदे काम करने के लिए बाध्य किया गया है। देखो, कठोर और गंदे काम करने के लिए बाध्य किया। अब कठोर काम यानी कि भयंकर वाली मजदूरी, कड़ी दोपहरी में भी मजदूरी करना, कड़ी दोपहरी में पत्थर तोड़ना, हल चलाना, ये इसकी जो संकल्पना बनी है, इसकी जो अवधारणा बनी है, वो उस समय से बनी है जहां पर सामंत लोग थे। हमारे राजा महाराजाओं के समय का साथ सामंत लोग थे। सामंतों ने जिस तरीके से किसानों का, निम्न जाति के लोगों का जो शोषण किया ना, वहां से ये उठ के आता है कि सामंत लोग जो होते थे ना, अपने मजदूरों से, कहते हैं ना बंधुआ मजदूर जिसे कहते हैं, बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाते थे। कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहते थे वो लोग, मेहनत का काम करते थे, हल चला रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, लकड़ी ला रहे हैं, फिर भी उनको खाने को ढंग का भोजन नहीं है। तो जो कठोर काम और गंदे काम में आप मरे हुए पशुओं को धोना, शराब की ठेके पे काम करना, वहां की साफ सफाई करवाना, मतलब इसको ऐसे कि पाखाना की साफ सफाई करवाना, इस तरीके के गंदे काम जिसको आम जनता या फिर आम इंसान करने से डरे और हिचकिचाए, या फिर अपने अहम पे ले कि भाई ये काम मैं थोड़ी करूंगा, तो बुला के लाओ उस इंसान को जो बंधुआ मजदूर है, जो निम्न जाति का है, वो ये काम करेगा। इस तरीके की स्थितियां आप आराम से मूवीज में, आराम से साहित्य में, आराम से आप समाज में कहीं भी देख सकते हैं कि आप इसको ऐसे समझिए कि आपका एक घर परिवार है, और अगर आपने ये देखा कि आपका घर परिवार एक समाज में, आपके समाज में एक निश्चित स्थान रखता है, तो आप अपने से नीचे सभी लोगों को थोड़ा निम्न कोटि का ही मानेंगे। इसलिए नहीं कि हमें वो सिखाया गया है, या फिर हमने वो सीखा है, या फिर हमें वो अहंकार है, या फिर हमारी जाति उच्च है, तो हम उस चीज को हम निम्न कोटि के लोगों को उसी हेय दृष्टि से देखेंगे। इसलिए नहीं, बल्कि हमारी जो कहते हैं ना, माइंड की कंडीशनिंग ही ऐसी हो गई है, हमारे माइंड को इसी तरीके से प्रोसेस किया गया है, हमारी सोच इसी तरीके से बन गई है कि हम इस स्तर पे हैं, तो इससे नीचे के सब लोग हमारे लिए गौण हैं, नगण्य हैं, हम इनको इंसान ही नहीं गिनते। ये सोच हमारी बनाई हुई नहीं है, ना ही हमें हमारी शिक्षा और हमारी संस्कृति ने सिखाया। पर चूंकि जो बुरी परंपराएं चल रही हैं ना, समाज में जो गंदगी फैली हुई है, समाज में जो कुव्यवस्था फैली हुई है, उसकी कंडीशनिंग ही हमारे साथ ऐसी हो गई। हमें बचपन से नहीं सिखाया गया कि इंसान इंसान होता है, वो जाति के आधार पर निर्भर नहीं करता। तो उस तरीके की कंडीशनिंग हो गई हमारी। अब चूंकि हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को समझ रहे हैं, हमारी स्थितियों को समझ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि नहीं, इंसान इंसान है। तो कहीं ना कहीं हम उनसे लड़ भी रहे हैं, आत्मिक रूप से भी लड़ रहे हैं, अपने अंदर के जो गलत इंसान से उनसे भी लड़ रहे हैं, और समाज में एक सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को अन्यथा नहीं लेंगे। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इस विषय को पढ़ाना मेरा व्यक्तिगत कोई मूल्य नहीं है, इसमें मेरी अपनी सोच अलग है, और ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये साहित्य में हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, और
विशेष रूप से इंसान को इंसान ही समझना है। कोई दलित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई सवर्ण नहीं है, कोई उच्च कोटि का नहीं है, सब मनुष्य बराबर है। अगर आपके समकक्ष कोई बैठकर आपसे प्रेम भाव से, सम्मान के भाव से बात करता है, तो निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारी बनती है, ईश्वर ने आपको वो समझ दी है, आप उसको भी उतना ही सम्मान देंगे जितना आप अपने आप को देते हैं या फिर अपने घर परिवार वालों को देते हैं। अब वो इंसान चाहे किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, ये मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, व्यक्तिगत तौर पे निवेदन है कि आप अपने अंदर की मनुष्यता को जगाइए कि इस तरीके का दलित विमर्श जैसी चीजें साहित्य में प्रस्तुत ही ना हो पाए, साहित्य में इसके बारे में लिखा ही ना जाए। तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे समाज को और हमारे साहित्य को सही दिशा दें, जहां पे हम ये ना देखें कि हमारे पास कोई चीज खराब है या कोई चीज गलत है, कोई चीज खराब है या गलत है, हम इस तरीके के नहीं सोचे। हमारी समाज की प्रति दृष्टिकोण उज्जवल कोटि का होना चाहिए, सकारात्मक रूप से होना चाहिए। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे दलित विमर्श को, कि जिस कठोर और गंदे काम के लिए बाध्य किया गया हो उसे दलित कहते हैं। कौन कहते हैं? कंवल भारती ने इसकी परिभाषा दी है कि जिन लोगों को गलत काम, गंदे काम करने के लिए बाध्य किया गया हो। अब सोचिए, आप किसी इंसान को अगर आप बाध्य कर रहे हैं किस चीज के लिए, उसकी मानसिकता पे क्या असर होगा। आपको कोई प्रेशराइज करे किसी चीज के लिए कि नहीं ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, आपका दिमाग उल्टा हो जाएगा कि भाई साहब मेरा मन नहीं है, मैं क्यों करूं इस काम को, जब मेरी इच्छा नहीं है मैं क्यों जबरदस्ती किसी काम को करूं। लेकिन इस विमर्श के अंतर्गत यह आता है कि जिन लोगों को गंदे काम और कठोर काम करने के लिए बाध्य किया गया है उनको दलित विमर्श की कोटि में रखा जाता है। आगे देखते हैं, जिसे शिक्षा ग्रहण करने, अब देखो, जिसे शिक्षा ग्रहण करने और स्वतंत्र व्यवसाय करने से मना किया जाता है। इन लोगों को इनके हिसाब से शिक्षा भी प्रदान नहीं होती कि भाई हम ये अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, और ना ही अपने हिसाब का कोई व्यवसाय कर सकते हैं। नहीं, इनका काम था, इनको इस तरीके से रखा गया है समाज में कि आपको सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करनी है, बंधुआ मजदूरी करनी है, लोगों की चाकरी करनी है, लोगों की गुलामी करनी है। ठीक है, जिस पर सछूतों ने सामाजिक निर्योग्यताओं की संहिता लागू की, वही दलित है। ठीक है, जिस पर सछूतों ने सामाजिक निर्योग्यता की, आप सामाजिक रूप से योग्य है ही नहीं, आप सामाजिक रूप से योग्य है ही नहीं। अब सवर्ण है, आप इसको अछूत और सछूत, जहां पर यह शब्द लिया गया है सछूत यानी कि आप उच्च श्रेणी के जाति वाले लोगों को समझिए कि उन्होंने इन लोगों को, अछूतों को, जो नामकरण ही ऐसा कर दिया ना अछूत कि आप छूने योग्य नहीं हो, आपका स्पर्श भी वर्जनीय है, आप स्पर्श करने योग्य ही नहीं हो। तो उन्होंने इसके लिए क्या कहा कि सामाजिक निर्योग्यता, कि आप में समाज में रहने की योग्यता नहीं है। समझ, आपको समाज में रहने की योग्यता नहीं है, आप सामाजिक रूप से बिल्कुल योग्य नहीं है, तो आप मजदूरी कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ मजदूरी कीजिए, मेहनत कीजिए, गलत काम कीजिए, पर आप हमारे बराबर से बैठ नहीं सकते। तो इस तरीके की चीजें उन्होंने बनाई, और इसके अंतर्गत वही जातियां आती है जिन्हें अनुसूचित जातियां कहा जाता है। कौन सी जातियां कहा जाता है? अनुसूचित जाति। और जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर ST, SC, OBC, EWS, PWD इस तरीके के कॉलम्स आते हैं, तो उसमें अनुसूचित जातियां आती हैं, सवर्ण जातियां, अनुसूचित जातियां। तो इन अछूतों में दलित विमर्श में कौन सी जातियों को शामिल किया गया है? जो अनुसूचित जातियां रही हैं उनको शामिल किया गया है। इसी तरह दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को वाणी दी है। किसने दी है? दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को वाणी दी है। दलित साहित्य में, इसीलिए साहित्य में जो दलित साहित्य का भाग है, दलित साहित्य को हम जहाँ परिभाषित करते हैं तो दलित साहित्य में क्या आ रहा है? वो लोग, वो साहित्य जिन्होंने अपनी ही पीड़ा को लिखा है, अपनी ही पीड़ा को वाणी दी है, अपनी ही मन की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है। ठीक है, दलित लोगों ने, अनुसूचित जाति के लोगों ने जो अपनी पीड़ा बताई है वो दलित साहित्य के अंतर्गत आती है। अपने जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, अपने जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित साहित्य उनकी उस अभिव्यक्ति का साहित्य है। कमल भारती के शब्दों में, वास्तव में दलित द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य की कोटि में आता है। अब कमल भारती क्या कहते हैं कि वास्तव में दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य की कोटि में आता है। बिल्कुल, आप और मैं कैसे तय कर लेंगे कि किसी के मन की पीड़ा क्या है?
जो दलित है, जिसने ये बुराइयां, ये दंश, सामाजिक रूप के जो दंश है, सामाजिक रूप से फैली हुई बुराइयां है, जिसने भोगा है, वो ही इस चीज को यथार्थ के स्तर पर लिख सकता है, समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। आप और मैंने किसी चीज को समझा ही नहीं, किसी चीज को भोगा ही नहीं, किसी दर्द तकलीफ से हम गुजरे ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उसके बारे में कैसे निष्पक्ष रूप से लिख सकते हैं। जो दर्द हमने भोगा ही नहीं, जिस तरीके की असुविधाएं हमने भोगी नहीं, जिस तरीके का लांछन हमने भोगा ही नहीं, सुना ही नहीं, अपने व्यक्तित्व पे किसी चीज को आने ही नहीं दिया, जिसका अनुभव हमें नहीं, हम उसको कैसे लिख लेंगे? नहीं लिख सकते। तो वही चीज कि दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित में, तो क्योंकि दलितों ने वो चीजें भोगी है, दलितों ने उस तरीके की बुराइयों को भोगा है, अपने अंतर मन में उन सब चीजों को कचोटा है। तो जब वो सब चीजें कचोटती है, जब मेरे मन में कोई चीज कचोटेगी या फिर मैं किसी चीज से दुखी होंगी, तो ही मैं उस दुख की पीड़ा को लिख पाऊंगी, कोई और कैसे लिख देगा? तो वही कि दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य की कोटि में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं दलित साहित्य में क्या बताया कि दलित साहित्य का वैचारिक आधार डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष है। ठीक है, यहाँ पर हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को भी पढ़ेंगे, जिनका बहुत बढ़िया काम रहा है, जिन्होंने संपूर्ण दलित समाज को एक मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास किया है, उनके बराबर कोई सानी नहीं है, उनके बराबर कोई हस्ताक्षर नहीं है, जिन्होंने वर्ग संघर्ष में दलितों को मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास किया है, वो अतुलनीय है। बिल्कुल उनके बराबर किसी ने इतना साहस भी नहीं था कि दलितों के लिए आवाज उठाए। दलित साहित्य का वैचारिक आधार डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष है। ज्योतिबा फुले, महात्मा बुद्ध का दर्शन उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि है। ठीक है, सभी दलित रचनाकार इस बिंदु पर एकमत है कि ज्योतिबा फुले ने श्रम क्रियाशील रहकर सामंती मूल्यों और सामाजिक गुलामी के विरोध का स्वर तेज किया था। ठीक है, अब आप इसमें एक जगह ये देखिए, एक अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, है ना, ज्योतिबा फुले करके ही मूवी आई थी। उसमें उन्होंने उस समय ज्योतिबा फुले करके जो मूवी आई थी, उस समय वास्तविक रूप से क्या स्थिति थी, किस तरीके से अछूतों को, किस तरीके से एक मनुष्य समुदाय को पूरी तरीके से अछूत, दलित, अपने से दूर, समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल काट दिया था, वो चीज आपको उसमें देखने को मिलेगी। समय निकाल कर, मैं ये नहीं कहूंगी कि समय मिले तब देखना, मैं कहती हूँ कि समय निकालकर एक बार उस मूवी को देखिए, उस पिक्चर को देखिए, उससे आपको पता लगेगा कि शिक्षा का क्या स्तर था, समाज में क्या स्तर था, अछूतों के साथ क्या व्यवहार था, किस तरीके की बोली से उनको संबोधित किया जाता था, किस तरीके की वाणी का कर्कशपना उनके लिए प्रयोग किया जाता था। तो जब आप वो पढ़ेंगे, आप जब मूवी देखेंगे, ज्योतिबा फुले मूवी देखेंगे, तो आपको काफी सारी चीजें, दलितों की काफी सारी चीजें वैसे ही समझ में आ जाएगी, दलित विमर्श की काफी सारी चीजें आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको देखना, जरूर देखना। ठीक है, उससे काफी सारी चीजें आप समझ जाएंगे। ब्राह्मणवादी सोच और वर्चस्व के विरोध में उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। बिल्कुल, जो ब्राह्मणवाद था कि हम ब्राह्मण हैं, हम सवर्ण हैं, हम उच्च कोटि के हैं, हमसे नियम कायदे कानून सीखो, हम समाज के मुख्य धारा के लोग हैं, हम ही समाज का नेतृत्व करते हैं, इस तरीके की चीजों का उन्होंने आंदोलन किया, उनके विरोध में आंदोलन किया, उनका विद्रोह किया। यही कारण है कि जहां दलित रचनाकारों ने ज्योतिबा फुले को अपना विशिष्ट विचारक माना, वही डॉक्टर अंबेडकर को अपना शक्तिपुंज भी स्वीकार किया। तो ठीक है, अंबेडकर जी को तो शक्तिपुंज स्वीकार किया, और ज्योतिबा फुले को अपना विशिष्ट विचारक यानी कि जिन्होंने समाज को बदलने के लिए, दलित समाज को बदलने के लिए, समाज में दलितों की स्थिति को बदलने के लिए अपने विचार रखे, अपना सहयोग दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक स्थलों पर जोर देकर कहा है कि दलितों का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है। ठीक है, अब जहां पर संपूर्ण राष्ट्र की एक बड़ी आबादी इस तरीके का जीवन जिए, जहां पर उनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिले, और उसमें भी कभी कभी तो होता था कि मिलती भी नहीं थी, कभी कभी तो वो लोग पानी पी के सोते थे, कहता ना, छोटा मोटा जो अनाज है उसके फाकी लेके सोते थे। अगर आपने कफन कहानी पढ़ी है, तो उसमें पता लगेगा आपको, वो कहानी पढ़ी है, उस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से घीसू और माधव काम नहीं करते, और वो दलित समाज से भी आते हैं, चमारों के समाज से आते हैं,
विशेष रूप से जाति समुदाय का नाम लेना किसी को व्यक्तिगत रूप से आहत करने का नहीं है। यहाँ पर यह है कि लिखा गया है चमारों का कुनबा था और पूरे मोहल्ले में बदनाम, उस तरीके की पंक्ति आई हुई है जो प्रेमचंद साहब ने लिखी है। तो अब वहां पे देखिए कि दलितों के पास कभी कभी तो पेट भरने को भोजन नहीं था, शुद्ध भोजन करना या फिर और सुविधाएं जुटा पाना जीवन की, वो तो उनके लिए और भी ज्यादा नगण्य था। तो ये कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक स्थलों पर जोर देकर कहा है कि दलितों का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है। दलितों का उत्थान राष्ट्र का उत्थान इसलिए कि इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना बड़ा राष्ट्र है, इतनी विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार की भाषा हैं, बोलियां हैं। तो उस समुदाय में, इतने बड़े राष्ट्र में एक बड़े पूरे तबके को बिल्कुल हाशिए पे खड़ा कर देना या फिर समाज की मुख्य धारा से ही बाहर निकाल देना और फिर आप सोचो कि राष्ट्र का उत्थान हो जाए, संभव ही नहीं है। जहां पर राष्ट्र की आधी शक्ति सिर्फ शासन करने में, आधी शक्ति शोषण करने में निकल रही है, तो आप कहां से उद्धार कर लोगे? उद्धार करने के लिए, विकसित करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए चीजों का बराबर चलना आवश्यक है। चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे उच्च जाति है, चाहे निम्न जाति है, मनुष्य का मनुष्य होना जरूरी है। ये जाति प्रथा को, अस्पृश्यता को, बुराइयों को हटाने के बाद एक इंसान खड़ा हो, एक इंसान मतलब इंसान की कतार खड़ी हो जहां पर सिर्फ इंसान गिने जाए और फिर उनकी शक्ति को समेट कर, उनकी शक्ति को एकत्रित करके राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में उसको काम में लिया जा सकता है। दलित चिंतन में राष्ट्र पूरे भारतीय परिवार की कौम के रूप में है। दलित चिंतन के रूप में राष्ट्र पूरे भारतीय परिवार की कौम के रूप में है, जबकि ब्राह्मणों के चिंतन में राष्ट्र इस रूप में मौजूद नहीं है। उनके यहाँ एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना है, किनके यहाँ? ब्राह्मणों के यहाँ, जिसमें सिर्फ द्विज है ना। यहाँ ना दलित है, ना पिछड़ी जातियां हैं, ना अल्पसंख्यक है, ना अल्पसंख्यक वर्ग है। इसलिए हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्रवाद दोनों खंडित चेतना के रूप है। हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्रवाद दोनों खंडित चेतना के रूप है। दूसरे शब्दों में वर्ण व्यवस्था ही हिंदू राष्ट्र का मूल आधार है। दूसरे शब्दों में वर्ण व्यवस्था ही हिंदू राष्ट्र का मूल आधार है। चूंकि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम देखते हैं कि हम वेदों का अनुसरण करते हैं, हम पुराणों का अनुसरण करते हैं। तो वेदों पुराणों में ही हमारे पास ये आता है कि समाज का जो निर्माण हुआ है, समाज के जो वर्ग बांटे गए हैं वो वर्ण के आधार पर बांटे गए। तो एक ही बड़ी कमी हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र में एक ये कमी भी नजर आती है कि वेदों का हम अनुसरण करते हैं, अच्छी चीज हमने वहां से ग्रहण की, लेकिन वर्ण के आधार पर जो समाज का वर्गीकरण हुआ है वो भी एक गलत चीज है। वहां उसकी वजह से ये सारा इतना बड़ा क्या था ना, इतने बड़ा अंतर आया है। इसलिए कमल भारती लिखते कि शब्दों में दलित मुक्ति का प्रश्न राष्ट्र मुक्ति का प्रश्न है। दलित मुक्ति का प्रश्न किसका प्रश्न है? राष्ट्र मुक्ति का भी। दलित मुक्त होंगे फिर विकास होगा, और विकास होगा तब राष्ट्र गलत चीजों से, गलत अवधारणाओं से, मानसिकता से मुक्त होगा। करोड़ों लोगों के लिए अलगाववाद का जो समाजशास्त्र है, करोड़ों लोगों के लिए अलगाववाद का जो समाजशास्त्र है, वह धर्मशास्त्र ब्राह्मणों ने निर्मित किया है। उसने राष्ट्रीयता को खंडित किया था और उसी के कारण भारत अपनी स्वाधीनता खो बैठा। देखो, करोड़ों लोगों के लिए अलगाव का जो समाज शास्त्र है, धर्मशास्त्र ब्राह्मणों ने, करोड़ों लोगों के लिए अलगाववाद का जो समाजशास्त्र और धर्मशास्त्र ब्राह्मणों ने निर्मित किया, उससे राष्ट्रीयता को खंडित किया और उसी कारण भारत अपनी स्वाधीनता खो बैठा। यानी कि समाजशास्त्र में, धर्मशास्त्र में उन्होंने जातिवाद चीजों को डाल दिया और उससे क्या हुआ कि हम लोग जाति के आधार पर बट गए। तो राष्ट्रीयता खंडित होनी ही थी, राष्ट्रीयता का भाव खंडित होना था। अगर हम देखें कि हमारा एक राष्ट्र है, लेकिन उस राष्ट्र में कितनी सारी बोलियों पे, कितनी सारी जातिगत जो भावनाएं हैं, जातिगत विद्रोह जो होते रहते हैं, ऊंची जाति, नीची जाति, कितनी सारी चीजें हम स्वाभाविक रूप से अपने घर, परिवार, राष्ट्र, समाज में देख ही लेते हैं। इसलिए दलित विमर्श के केंद्र में वे सारे सवाल है जिनका संबंध भेदभाव से है। किससे है? भेदभाव से। चाहे वह भेदभाव जाति के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, या फिर धर्म के आधार पर ही क्यों न हो, सारे रूप से हम भेदभाव वाली चीजें हमारे समाज में ज्यादा है और हर तरीके का भेदभाव है। दलित चिंतकों का मार्क्सवादी विचारधारा से भी मतभेद है। मार्क्सवादी जो विचारधारा है, इसका एक प्रॉपर टॉपिक है, उस टॉपिक को भी हम पूरा पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या है। तो मार्क्सवादी विचारधारा से मतभेद है। मार्क्सवादी विचारक यह मानते हैं कि दलित समस्या मूलतः आर्थिक समस्या है। दलित समस्या
मूलतः आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या कैसे कि दलित है। अब देखो आर्थिक समस्या कैसे कि दलित है, निम्न जाति के लोग हैं, उनको शिक्षा की स्वतंत्रता नहीं है, उनको मुख्य रूप से अपना व्यवसाय शुरू करने की कोई मुख्य रूप से अपना व्यवसाय बनाने की, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो निश्चित रूप से वो गरीब होंगे ही, उनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी होगी। भाई जब आप किसी इंसान को अपने हिसाब का काम ही नहीं करने दोगे, आप उसको बंधुआ मजदूर बना के रखोगे, तो वो गरीब ही रहेगा। वो कहाँ से धनोपार्जन कर पाएगा, वो कहाँ से अपने तरीके का काम करके अपने तरीके से कमा पाएगा। धन के संसाधन, आर्थिक संसाधन तो आपने खत्म कर दिए। ठीक है, केवल जाति व्यवस्था सिर्फ श्रम विभाजन नहीं है, वह श्रमिकों का भी विभाजन है। जाति व्यवस्था द्वारा जो श्रम विभाजन किया गया है, जाति व्यवस्था द्वारा श्रम विभाजन किया गया है, वह पसंद के आधार पर विभाजन नहीं है। बिल्कुल पसंद के आधार पर कहाँ दिया गया? किसी इंसान को बढ़ई का काम करना है, आप उससे मजदूरी करवा रहे हो। किसी इंसान को मूर्ति का काम करना है, आप उससे मजदूर बना रहे हो। किसी इंसान को खेती करनी है अपने स्वार्थ सुखाए के लिए, राष्ट्र का भरण पोषण करने के लिए, आप उसको बस दिहाड़ी मजदूरी में काम करवा रहे हो। तो किस तरह, जो इंसान काम करना ही नहीं चाहता, जो काम मैं अपनी पसंद से नहीं करना चाहती, तो उसमें मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दूंगी? तो सर्वश्रेष्ठ भी नहीं हुआ, नहीं दिया, धनोपार्जन भी नहीं हुआ और मन दुखी हुआ, मन असंतुष्ट जो रहता है, वो बात अलग। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब जाति का उन्मूलन, डॉक्टर अंबेडकर की किताब है जाति का उन्मूलन में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। जाति व्यवस्था हिंदुओं को ऐसा पेशा अपनाने की इजाजत नहीं देते जो पीढ़ीगत उनका पेशा नहीं है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं कि जाति का जो विभाजन हुआ है, जातिगत विशेषता, जाति व्यवस्था, हिंदुओं की जो जाति व्यवस्था है कि जाति व्यवस्था ऐसी कोई मतलब कोई विभाजन नहीं करती, किसी भी तरीके का इस तरीके का ऑफर नहीं देती कि आप अपने हिसाब से कोई भी पेशा चुन सकते हो। अगर आपकी परंपरा में वो नहीं है तो आप उसको नहीं चुन सकते। ठीक है, तो जाति व्यवस्था हिंदुओं को ऐसा पेशा अपनाने की इजाजत नहीं देती जो उनका पीढ़ीगत पेशा नहीं है। ठीक है, कि अगर आपकी पीढ़ियां ये काम नहीं करती तो आप मत कीजिए, आपको हम इजाजत ही नहीं देंगे। अब जो चीज मेरे पुरखों के लोग करते आए हैं, वो स्वाभाविक रूप से मुझे आती होगी, स्वाभाविक रूप से मैं उसको आसानी से कर सकती हूँ बशर्ते किसी और के। पर जो मेरे पीढ़ी के लोग करते आए हैं, मैं उसी को कंटिन्यू कर सकती हूँ। अगर मैंने किसी और चीज को करने की कोशिश की तो मेरे लिए समाज ही एक बड़ा हर्डल, बड़ी परेशानियां खड़ी कर देगा। मान्यता थी कि संपत्ति की बराबरी ही वास्तविक सुधार नहीं है। मान्यता थी कि संपत्ति की बराबरी वास्तविक सुधार नहीं है। समाजवादियों से उनका सवाल था कि क्या वे सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाए बगैर आर्थिक सुधार ला सकते हैं। अब ये चीज उन्होंने, जो अंबेडकर साहब है, उन्होंने कही है समाजवादियों से कि आप सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाए बगैर आर्थिक सुधार ला सकते हैं क्या? कि समाज में तो आप सुधार कर नहीं रहे, समाज में तो आप सुधार कर ही नहीं रहे और आप चाहते हो कि आर्थिक सुधार हो जाए। बिल्कुल नहीं, पहले आपको समाज में सुधार लाना पड़ेगा, समाज की गतिविधियों में सुधार लाना पड़ेगा, समाज के नियमों में सुधार लाना पड़ेगा, कार्यशैली में, कार्य प्रणाली में, वंश परंपराओं से जो काम चल रहे हैं उनमें सुधार लाना पड़ेगा कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य धनोपार्जन के लिए कर सकता है। और जब ये सब चीजें होगी, आर्थिक मजबूती के लिए जो काम किया जाएगा, अगर उसकी समानता होती है, उसका स्वतंत्रता मिलती है, तो आराम से इंसान अपने हिसाब से मेहनत करेगा, अपनी मेहनत भी करेगा और अपनी जीविका भी उपार्जित कर लेगा, और वही होगा, उससे आर्थिक सुधार भी होगा और सामाजिक सुधार भी। दलित चिंतकों ने इतिहास की पुनर्व्याख्या करने की कोशिश की है। इनके अनुसार गलत इतिहास बोध के कारण लोगों ने दलित और स्त्रियों को इतिहासहीन मान लिया है। गलत इतिहास बोध के कारण, यानी कि आपने इतिहास को समझा ही गलत है। अंबेडकर साहब कहते हैं कि आपने इतिहास को समझा ही गलत है। अब जब आप इतिहास को ही गलत समझोगे तो इतिहास में जो महिलाएं हैं, जो दलित हैं, उनको तो इतिहासहीन ही मानोगे, उनकी तो कोई महत्व ही नहीं रखोगे। जबकि भारत के इतिहास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, वे इतिहासवान हैं। ठीक है, जबकि भारत के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण भूमिका है। किनका? दलितों का। ठीक है, जिनको आप अस्पृश्य, दलित या निम्न कोटि के लोग कहते हैं, उनकी, क्योंकि वो कहे जाए तो समाज के मुख्य उद्धारक ही वो थे।
कि जिसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो जिसे कहते हैं ना कि मेड इन इंडिया वाली जो चीजें थी, हाथ की कारीगरी जो थी, कलाकारी जो थी, वो सारी की सारी किनके पास थी? दलितों के पास थी। जो अब हम उनको दलितों की श्रेणी में रख चुके हैं, वो उन इंसानों के पास थी। और जो अपना छोटा व्यवसाय करते थे, जो अपनी कला के साथ काम करते थे, कला को निखारते थे और कला के माध्यम से राष्ट्र और समाज का निर्माण करते थे, उनको हमने निम्न कोटि में रख दिया और निम्न कोटि से उनको शामिल होना पड़ा दलितों में। ठीक है, सिर्फ जरूरत दलितों और स्त्रियों द्वारा अपने इतिहास को खोजने की है। डॉक्टर अंबेडकर पहले भारतीय इतिहासकार है जिन्होंने इतिहास में दलितों की उपस्थिति को रेखांकित किया। कौन है? डॉक्टर डॉक्टर अंबेडकर पहले इतिहासकार है जिन्होंने दलितों की उपस्थिति को रेखांकित किया। ठीक है, दलितों के बारे में पहली बार लिखना, पहली बार स्पष्ट रूप से उनके लिए बात करना, पहली बार उनके बारे में बातचीत करना और उनके महत्व को स्थापित करना, उनको मुख्य धारा में लाने का सर्वप्रमुख काम किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल की क्लास में करेंगे। और बाकी दलित है, आप दलितों के बारे में पढ़िए, आप उनका साहित्य पढ़िए। हमारी जो आगे की क्लासेस होंगी हम उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करेंगे जिनके जो दलित साहित्य में लिखी गई है, जो जिनमें दलितों का पूरा वर्णन किया गया है। आप पढ़िए। जब आप दलित साहित्य पढ़ेंगे तो आप समाज के एक मुख्य धारा को भी पढ़ेंगे, समाज के एक मुख्य धारा में रहने वाले लोगों को पढ़ेंगे, उनके वास्तविक जीवन से, उनके वास्तविक स्थितियों से परिचित होंगे। और अब तब आप देखेंगे कि साहित्य सिर्फ आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल में नहीं है। एक साहित्य, एक तरीके का अलग जीवन, एक तरीके का अलग युग, अलग मानसिकता दलित साहित्य में आपको नजर आएगी। ठीक है, आज के लिए यही क्लास रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम जल्दी ही लाएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।